तो दोस्तों आज का हमारा एक नया टॉपिक होने वाला है जिसे वृत्त कहते हैं। वृत्त के बारे में आज हम लगभग सारी चीजें सीख लेंगे और जो चीजें छूट जाएंगी एक वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन के माध्यम से उस टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं वृत्त से। वृत्त में दोस्तों एक सर्कल होता है और सर्कल किसके सापेक्ष बनता है? सर्कल इस बिंदु के सापेक्ष बनता है। इसे क्या बोलते हैं? केंद्र। इसे क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। और ये सर्कल बना है, इसकी लंबाई क्या होती है? इसे हम क्या बोलते हैं? लंबाई। लंबाई यानी परिधि। परिधि क्या होती है? 2πr। और यही 2πr दोस्तों इस पूरी की लंबाई होती है। जैसे परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप, आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप, उसमें क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है। तो इसमें तो भुजा है नहीं, एक सर्कल है, तो इसका जो माप होगा वही इसकी क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। अब इसमें आयतन तो होगा नहीं क्योंकि दोस्तों ये 2D फिगर है। अगर 3D फिगर होने के लिए क्या इसमें ऊंचाई होनी चाहिए, तो ऊंचाई वृत्त में होती नहीं है। ऊंचाई किसमें होती है? गोला में होती है। और गोला क्या है? एक 3D फिगर है। जब ये 2D फिगर है तो इसमें क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। इसमें क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। वो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अगर इसी के अर्धवृत्त की बात करें, ठीक, अर्धवृत्त मतलब ये रहा हमारे पास वृत्त, क्या बनता है? एक परफेक्ट सर्कल। फिर हाथ से बनाने जाए कि परफेक्ट सर्कल बनाए तब नहीं बनेगा, लेकिन एक ऐसे घुमाया तो बन गया। ठीक है, ये रहा वृत्त। इसका क्या करेंगे? इसके अर्धवृत्त की, ठीक, अर्धवृत्त मतलब आधे के पार करें। तो हमने क्या आधा भाग मिटा दिया, आधा भाग मिटा दिया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²/2। क्या बन जाएगा? πr²/2। इसका अर्धवृत्त का परिधि, परिधि या परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का परिमाप, तो पूरे वृत्त का परिमाप क्या था? 2πr। आधा कर देंगे, इसे भी इतने का निकला है, इस वाले भाग की लंबाई निकली है, लेकिन इस वाला भाग तो बचा हुआ है। ये वाला भाग क्या है? बचा हुआ। ये वाला भाग क्या है? अगर इसकी त्रिज्या r है यहाँ तक, तो ये भी तो पूरा r ही बनेगा। तो ये पूरे r की मतलब क्या बन गया? 2r। ये क्या बन गया? 2r। तो +2r ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा? 2 से 2 कट गया, कितना बचा? πr + 2r। πr + 2r ये क्या बन गया? ये अर्धवृत्त का परिमाप बन गया पूरा। ठीक, और क्या क्या है? जैसे इसमें रेडियस की जीवा क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। जीवा क्या होता है? एक वृत्त बना लिए, फिर से परफेक्ट सर्कल बन गया। ठीक, तो जीवा क्या होगी? ये रहा वृत्त का केंद्र। जीवा हमारे ये होती है, इस कहीं भी अगर जीवा खींचे जो केंद्र से होकर ना जाए, वो सभी क्या कहलाएंगी? जीवा कहलाएंगी। ये सभी क्या बन गई? जीवा बन रही। लेकिन अगर हम इसके केंद्र से होकर गुजार दें तो क्या कहलाएगा? ए बी हमारा क्या कहलाएगा? व्यास। ए बी क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा, जो इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की होगी। अगर एग्जाम में पूछ ले कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाए, क्या होगी? जिसे हम व्यास बोलेंगे, वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, और जीवा क्या होगी? जीवा और व्यास से हमेशा छोटा होता है। जीवा व्यास से हमेशा छोटा होता है। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब इसमें आता है जैसे कुछ खंड वगैरह, वृत्त खंड, त्रिज्य खंड, ये सारी चीजें इनके बारे में सीख लेते हैं। एक फिगर ऐसी है जो बनाए रखते हैं अभी, ये रहा। अगर इसकी हम बात करें, ये क्या है? हमें इसका ध्यान करना है। ये O है, ये किसी थीटा पे काट रहा है। क्या? किसी थीटा पर काट रहा है। इस थीटा एंगल पे क्या कर रहा है? इस वृत्त को इतने टुकड़े में काट रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए बी। इसकी लंबाई क्या कहलाएगी? एल। इसे हम क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे? ये क्या है? त्रिज्य खंड है। और ये क्या है? ये क्या है? ये है वृत्त खंड और ये है त्रिज्य खंड। क्या कहलाएगा? वृत्त खंड। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड। वृत्त खंड या त्रिज्य खंड है।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। क्या कहलाएगा? पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री। ठीक, ये 360 डिग्री आया क्योंकि दोस्तों पूरा कोण 360 होता है। 360 में यही तो खंड का क्या है, यही खंड पे काट के निकाले हैं जो 360 में से ये थीटा निकल गया, तो हमने 360 में से थीटा निकाला। और क्षेत्रफल की बात करें इसे पाई आर स्क्वायर भी है। अगर इसी में बात करें इसकी लंबाई, इसकी लंबाई मतलब चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L बराबर क्या होगा? पाई आर थीटा अपान 180 डिग्री। क्या? पाई आर थीटा अपान 180 डिग्री। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखना है, ये दोनों फार्मूले याद रखना है। अगर इसमें थीटा ना दे, अगर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में थीटा ना दे, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? L इंटू आर। L इंटू आर मतलब L क्या है? चाप है। क्या है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या से मल्टीपल कर देंगे तब क्या आएगा? इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। नहीं आ रहा तो चाप की लंबाई किसमें फार्मूला रखती, इसमें क्या रखिए? चाप की लंबाई का फार्मूला रख दीजिए। चाप की लंबाई अपॉन 2 L R बाई 2 हो जाएगा। क्या? L R बाई 2 हो जाएगा। ये चीज याद रखना। क्या? क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? L R बाई 2। ये हो गया। आप इसमें रखेंगे फार्मूला, हमारा ये चीज बनना चाहिए। क्या? L R बाई 2। तो L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू क्या है? पाई आर थीटा अपान 180 डिग्री L हो गया। और R की वैल्यू क्या है? R। और बटन क्या है? 2 है, जैसे 2 से पूरा कर कितना है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। 360 डिग्री यही क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है। क्या? L R बाई 2 या फिर पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। यहाँ तक चीजें क्लियर है? जब यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई है तो अब इसके आगे की बात कर लें, इसके आगे भी सीख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ये क्लास सिर्फ सीखने के लिए होती है, ये क्लास सिर्फ सीखने के लिए होती है, जल्दी सीखने के लिए मिलता नहीं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो सभी लोग करा देते हैं। ठीक, जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसलिए दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, फिर क्वेश्चन को क्लियर करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन की बात जहां तक हो गए, अब इसके बाद जैसे आता है कुछ चीजें क्या बोले, जैसे ये हमारा पास क्या है? एक वृत्त दे दे, एक वृत्त दे दे। ठीक है, कोई बिंदु क्या है? मान लीजिए बिंदु में दो जीवा क्या है? एक दूसरे को ऐसे काट रही है। दो जीवा एक दूसरे को ऐसे काट रही है, बी सी डी से। इसे क्या यम नाम दे देते हैं। कहा दो जीवाओं का कटान बिंदु यम है और क्या है? तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनता है? इसके लिए फार्मूला बनता है, आपको फार्मूला बनाने के लिए नहीं, मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप याद रख लीजिए। अगर कोई भी कटान बिंदु से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से करना सीख जाएंगे। क्या करना सीख जाएंगे? आसानी से करना सीख जाएंगे। आपको क्या करना है? कटान बिंदु लेना है, कटान बिंदु को पॉइंट कर देना है। पॉइंट करने के बाद आपको कटान बिंदु से एक तरफ की भुजा का मल्टीपल दूसरी तरफ की भुजा का मल्टीपल इक्वल टू दूसरी जीवा का कटान बिंदु से एक तरफ की जीवा का मल्टीपल दूसरी तरफ की जीवा का मल्टीपल कर देना है। जैसे एम गुणे एक साइड को होगी, दूसरी साइड की भुजा क्या है? बी एम इक्वल टू कर देंगे। इस वाले जीवा लेगा एम डी इक्वल टू सी एम, ये रहा। ठीक, ये हो गया। अब इसी के बाद क्या आता है? जैसे ये दे दे और इसको ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट के कहा ऊपर मिला लें ए बी सी और डी। इसके लिए क्या बन जाएगा? तो काम में क्या होता है? कटान बिंदु लेना है। कटान बिंदु को क्या कर देना है? पॉइंट कर देना है। अब कटान बिंदु से एक ही तरफ मतलब एक ही जीवा की दो भागों में बांट दीजिए। पहले ये है इतना लेंगे, फिर इतना लेंगे, फिर इतना लेंगे, फिर इतना लेंगे, लेकिन एक ही रेखा की। तो क्या बनेगा? ओ बी इतना लिया, फिर इतना पूरा लेंगे, पूरा यहां से लेना है। हमने यहां से लिया कटान बिंदु से, फिर इतना ही कटान बिंदु से, हमने कटान बिंदु से कितना लिया, फिर इतना ले लेंगे। क्या बनेगा? ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी। ये चीजें क्लियर हुई। अब एक चीज और इसमें बनता है, जैसे
ये हो गया। ठीक, अब इसमें क्या एक ऐसे ले लेते हैं, एक ऐसे ले ली, इसमें क्या है एक नहीं काट रहा है दूसरा काट रहा है, इसे क्या ओ नाम दें, नहीं या ओ तो हो गया, मतलब क्या इसे एम नाम दें, इसे ए बी और सी लें। तब इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए बन जाएगा दोस्तों, हमने क्या कटान बिंदु से लिया है, तो कटान बिंदु ये है, पहले एम लेंगे, फिर यहां तक लिए, फिर यहां तक ले लीजिए क्या बी एम इक्वल टू, इसमें क्या है एक ही साइड है, मतलब ये दो बार आएगा, एक बार यहां तक आएगा फिर दूसरी बार यहां तक ले लीजिए क्या एम सी या सी एम, सी एम इंटू सी एम, इसे क्या बनेगा सी एम स्क्वायर इक्वल टू इसके बराबर बन जाएगा, सी एम स्क्वायर टू इसके बराबर बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत होनी चाहिए कि दोस्तों ये सर्कल में ये तीन चीजें पूछता है एग्जाम में, ज्यादातर रेलवे के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पूछ लेता है, ज्यादातर दोस्तों रेलवे में आता है, ज्यादातर लगभग 80% इसी में से क्वेश्चन पूछता है, 80% लगभग इसी में से क्वेश्चन को पूछता है। ठीक, आगे आओ उसके थ्योरम है उस चीज को भी सीखते हैं। अब इसके बाद अगला आता है स्पर्श रेखा से संबंधित, क्या स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त को जो काटे ना और उसके स्पर्श करे, ये रहा जीवा, ये रहा वृत्त, ये काट नहीं रहा है, क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है, क्या है ये ओ केंद्र है, ए बी क्या है इसकी स्पर्श रेखा है, ए बी क्या है इसकी स्पर्श रेखा है। तो एग्जाम में ये पूछ लेता है कि दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, मतलब उनके बीच की दूरी कुछ अलग है, तो उनके बीच कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, ये उससे संबंधित है कितनी स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। हमने दो वृत्त बना लिया और इनके बीच की दूरी ये O1 ये O2, इनके बीच की दूरी को हमने क्या डी से डिनोट कर दिया, क्या कर दिया डी से डिनोट कर दिया। तब इसमें देखिए इसमें कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, पहले नंबर के एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी, दूसरी स्पर्श रेखा क्या खींची जाएगी ये वाली खींची जाएगी, स्पर्श कर रही है, एक ये खींची जा सकती है, दूसरी ये खींची जा सकती है। कितनी रेखाएं हो गई, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा और एक चार रेखा, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर इस साइड का इस तरफ का दे दे इसमें चार स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, चार रेखाएं खींची जाएंगी। अगर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें, एक दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तब कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक ये खींची जाएगी, दूसरी ये खींची जाएगी और तीसरी ये खींची जाएगी। कितनी होगी टोटल, एक, दो और तीन, इसमें कितनी हो गई, तीन हो गई। इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई, तीन हो गई। और क्या, जैसे ये वृत्त दे दे ये, और क्या बाह्य का स्पर्श करा दे, अब अंदर स्पर्श करा देते हैं, अंदर स्पर्श करा दिए। अब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, सिर्फ एक। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और कुछ आएगा, और कुछ आएगा, जैसे ये एक वृत्त है, ये दूसरा वृत्त क्या है जो एक दूसरे को काट दे, जो एक दूसरे को काट दे तब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, सिर्फ दो। एक यहां से खींची जाएगी, दूसरी यहां से खींची जाएगी। कहा, दूसरी यहां से खींची जाएगी, पहली स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा। इसके लिए दो हो गया, इसके लिए एक हो गया, इसके लिए चार हो गया, इसके लिए तीन हो गया। एक, दो, तीन, चार, इतने ही टाइप के बन पाएंगे। क्या, इतने ही टाइप की स्पर्श रेखाएं बन पाएंगी और कोई स्पर्श रेखाएं बनने वाली है नहीं। क्या है, और कोई स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इन सब के अलावा कोई और तरीका है जो स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए आएगा, नहीं आएगा। लेकिन स्पर्श रेखाओं के मतलब स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए फार्मूला आता है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात करने के एग्जाम में पूछ लेता है, अब उसको सीख लेते हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाई, जैसे दो वृत्त दे दे और दोनों के बीच की दूरी दे दे, इसे क्या C1 केंद्र दे, इसे C2 केंद्र दे।
एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श नहीं कर रहे मतलब इनके बीच की दूरी कुछ है। और ये एक स्पर्श रेखा की लंबाई ये है, स्पर्श रेखा की लंबाई ये है। ये क्या हो गया R1 हो गया, ये क्या हो गया R2 हो गया। इनके बीच की दूरी D है, इसे क्या M और N से नाम दें, M और N से नाम दें, तब इनके बीच की दूरी इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, अनुस्पर्श बोलते हैं, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, लंबाई क्या है MN इक्वल टू किसके बराबर होगा, आपको अंडर रूट लेना है, आपको अंडर रूट लेना है, क्या कर देना है, इनके बीच की दूरी, तो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग D का स्क्वायर माइनस माइनस हमेशा रहेगा, ये चीज याद रखना है, क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये रहा स्पर्श रेखा में अगर इस टाइप का आता है तब बनेगा। और जैसे ये दे दे, ये C, ये C1, ये C2 ऐसे मिला दिए, ठीक। अगर ये ऐसे स्पर्श करे इसे M और इसे N से नाम दे, तब इनके बीच की दूरी क्या, मतलब अब इस रेखा स्पर्श रेखा की लंबाई इसे क्या बोलते हैं, तिर्यक स्पर्श रेखा, तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई MN बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में लेना है क्या, इनके बीच की दूरी क्या है दोस्तों D, इनके बीच की दूरी क्या है D है, आपको D ऐसे ले लेना है, माइनस चिन्ह लगाना है, और दूसरा क्या कर देना है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ये दो चीजें क्लियर हुई। आपको क्या कर देना है D स्क्वायर माइनस केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अगर ये ऐसे स्पर्श करे, तिर्यक स्पर्श न करे, अनुस्पर्श करे, तब अनुस्पर्श के लिए फार्मूला बनेगा केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस दोनों त्रिज्याओं के अंतर का होल स्क्वायर। और दूसरा जब तिर्यक स्पर्श करे क्या बनेगा, D के केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस दोनों त्रिज्याओं का योग का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो गया। अगर इसमें एक चीज और बनता है, जैसे ये दे दे, एक दूसरे को क्या करते हैं, अब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इनके बीच की दूरी क्या है D, ठीक। तब इसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या बनेगी, ये है R, ये क्या है R है, ये क्या है दोस्तों R है। तब इसके लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, √2 R1 इंटू R2, √2 R1 इंटू R2 M1 MN बराबर ये फार्मूला बन जाएगा, क्या √2 R1 इंटू R2, ठीक है। जैसे क्या है, इसमें केंद्रों के बीच की दूरी कुछ भी दे, जैसे दो वृत्त है, दो वृत्त क्या दोनों बराबर है और दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर जाते हैं, ठीक है। ये C1 और ये C2, C1 C2 क्या हो जाएगा R1 बराबर R2। तब इनके बीच उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, स्पर्श उभयनिष्ठ जीवा AB, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा AB बराबर क्या बनेगा 3R अंडर रूट में √3R, क्या है 3√R बनेगा, 3√R ये AB की लंबाई बन जाएगी, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब आगे बात करते हैं, जैसे दो वृत्त है, वृत्त ऐसे दे दे, इनके बीच क्या है C केंद्र है, दो जीवा AB CD, अब इनके बीच की दूरी पूछे तब MN, तब MN बराबर क्या बनेगा, MN बराबर क्या बाहर बाहर है, क्या जीवा के उस साइड है, मतलब केंद्र के दोनों साइड है, जब केंद्र के दोनों साइड है तब इनके बीच की दूरी क्या बनेगी AB प्लस CD का आधा, AB प्लस CD का आधा बनेगा। अगर ये चीज इसके लिए है, अगर ये वृत्त ऐसा है और केंद्र ये है और केंद्र के एक ही तरफ है, केंद्र के एक ही तरफ है, तब इनके बीच की दूरी क्या बन जाएगी, तब इनके बीच की दूरी क्या बनेगी MN,
एम एन बराबर क्या बन जाएगा, अब इनके बीच की दूरी कम हो गई तो ए बी माइनस सी डी का आधा, ए बी माइनस सी डी का आधा, इसमें क्या था ए बी प्लस सी डी का योग का आधा, ए बी प्लस सी डी के योग का आधा। यहां तक चीजें क्लियर हुई। और इसमें कुछ चीजें बनती हैं, जैसे वो चीजें सीख लेते हैं। आपको दोस्तों सर्कल से कुछ भी चीज छूटने वाला आज है नहीं। आज हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर उसके जैसे हमारे पास एक वृत्त देते हैं, एक वृत्त, और इसी में कोई एक त्रिभुज बना दे। इसमें क्या है, कोई एक त्रिभुज बना दे, तब ऐसे बनेगा, तब कोण क्या हो जाएगा, ऐसे। ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, त्रिज्य खंड, मतलब वृत्त खंड का एकांतर कोण, त्रिज्य खंड का एकांतर कोण। अगर ये कोण यक्ष है तो इसके सामने ये जो पास के कोणों को छोड़ के जो कोण बचेगा वो इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये वाई है, ये वाला वाई है, ये कोण पास में है तो इसे छोड़कर ये बन जाएगा वाई, इसके बराबर आ जाएगा। एक्स वाला इसके बराबर आएगा, वाई वाला इसके बराबर आएगा। ये एकांतर त्रिज्य खंड का कोण है। क्या है, एकांतर त्रिज्य खंड का कोण है। और एक आता है चतुर्भुज का, जो चतुर्भुज के ऐसे हैं, चतुर्भुज इसे बोलते हैं दोस्तों क्या, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या है, ए बी सी और डी। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसका इसका योग क्या बनेगा, समपूरक हो गए, समपूरक कोण बनते हैं। क्या बनते हैं, कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या बनेगा, कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अगर इसी को आगे ऐसे बढ़ा दिया जाए, अगर इसी को आगे ऐसे बढ़ा दिया जाए, अगर ये कोण P है तो ये कोण भी P होगा, अगर ये कोण P है तो ये कोण भी P होगा। लिख देता हूं यहां पे, इसे हम नाम दें, क्या बनेगा, BPM, BPM बराबर DAB, DAB इक्वल होगा। समझाते हैं दोस्तों कैसे। जैसे आपको क्या, एक स्पर्श एक रेखा लेनी है, हमने एक रेखा ली है, इस रेखा पे आपको क्या कितना 180 डिग्री का कोण होता है। एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का। अगर हम इसको दो भागों में बांट दें, अगर ये थीटा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा बन जाएगा ना। यहाँ तक चीजें क्लियर है, हमने यहाँ पे बना लिया है। अब इसको हमने आगे ऐसे बढ़ाते रहे, चतुर्भुज बना लिया, एक चतुर्भुज बना लिया। हमने क्या बताया, चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये कोण 180 माइनस थीटा है, ये कोण कितना बन जाएगा, थीटा बनेगा। जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ गया ना। अब ये कोण बराबर है कि नहीं, ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है ना। तो यही चीज तो इसमें लग रहा है, यही चीज तो इसमें लग रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। अगला थ्योरम क्या कहता है वृत्त के बारे में, अगला वाला थ्योरम कहता है, एक वृत्त है और अर्धवृत्त पे बना कोण, अर्धवृत्त पे बना त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त पे बना त्रिभुज समकोण होता है। अगर अर्धवृत्त पे बना, जैसे ये है, अगर यहां से भी बनाए तब भी ये समकोण ही बनेगा। अगर इसको हम यहां से ऐसे करके बनाए तब भी समकोण ही बनेगा। यहां तक चीजें क्लियर है। और क्या बनता है, जैसे एक को वृत्त ये दे दे, एक वृत्त ये दे दे, और इसमें कहे एक ही त्रिज्यखंड से बनने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा। हमने ये लिया, इस खंड से हमने ये भी बना दिया और इसी खंड से हमने ये भी बनाया, तब बराबर आया। जैसे इसमें और आता है, जैसे एक ये रहा, एक ये, ठीक। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा बनेगा, ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा बनेगा। क्योंकि दोस्तों हमने ऐसे मिला सकते नहीं, एक ही त्रिज्यखंड से बन रहा है ना कोण, एक ही त्रिज्यखंड से कोण बन रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। और आता है कि वृत्त पर बना, परिधि पर बना कोण, केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। जैसे ये रहा, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना बन जाएगा, 2 थीटा बन जाएगा।
ये कोण 2 थीटा बन जाएगा। ठीक, जैसे इस कोण की वैल्यू 30 डिग्री है, इस कोण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। और आता है जैसे एक वृत्त ले रहे हैं, वृत्त के जीवा खींचे और केंद्र से ये खींचते हैं, ये रहा, क्या बना, जीवा और केंद्र से बीच खींच भी दूरी खींची गई, क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या और जीवा के बीच खींचा गया लंब क्या होता है, उसके बीच की दूरी होती है, और ये क्या होता है, एक लंब होता है। ये क्या होता है, लंब होता है। अगर ये आर है तो ये भी आर है। अब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के एक भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये भुजा दे दे तो पाइथागोरस प्रमेय से इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये चीज दे दे, ये चीज दे दे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। इतना चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। आज के लिए वृत्त से संबंधित इतने ही कॉन्सेप्ट थे। क्या है, वृत्त से संबंधित इतने ही कॉन्सेप्ट थे। इसमें आता है जैसे संकेंद्री वृत्त, एक वृत्त बनने वाले कोण, ये सारी चीजें दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो पाएंगी। ऐसे कॉन्सेप्ट को समझाना थोड़ा दिक्कत होगा, जैसे भी हमने इस चीज को बताया, थोड़ा बोलने में भी दिक्कत हो रही, समझ में भी कम आया। बाकी जब हम क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों, ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन मैंने बताया थ्योरम, उन सारे थ्योरम से रिलेटेड मैं क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा, और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं दोनों वीडियो को क्या कर दूंगा, कमेंट में उनका लिंक दे दूंगा, जिससे आप इस वीडियो को रिलेट करके उस वीडियो को देख सकें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों अच्छी तरीके से बनने लगे। बाकी आपको ये वीडियो मेरे समझाने या बताने का तरीका अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।